आशुतोष रेखा और रजनी का इकलौता भाई था। अभी एक दिन पहले ही पूरे रीति रिवाज के साथ आशुतोष की शादी स्नेहा से संपन्न हुई थी। थोड़ी देर में आशुतोष अपनी दुल्हन के साथ आता है। बहुत ही प्यार से उसकी दोनों बहनें अपनी भाभी का गृह प्रवेश करवाती है। उसके बाद साथ बैठकर सभी बातें करते हैं। तभी आशुतोष की माँ अपनी दोनों बेटियों से बोली, तुम दोनों की शादी के बाद ये घर कितना सूना लग रहा था। बहू के आ जाने से जैसे घर की रौनक वापस आ गई हो। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। तभी तो कहा गया है बहू बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती है। अच्छा, बातें तो होती रहेंगी। पहले तुम दोनों किचन में जाकर अपनी भाभी के लिए कुछ बना दो। अरे माँ, मुझसे ये किचन का काम नहीं होगा। आप रेखा दीदी को बोलिए, उन्हें ससुराल में काम करने की आदत है। मैं तो अपने ससुराल में एक गिलास पानी भी खुद लेकर नहीं पीती। मेरे यहाँ तो बहुत सारे काम करने वाले नौकर हैं। रजनी, हर जगह पैसे का रौब दिखाना जरूरी नहीं है। याद रखो, ये तुम्हारा मायका है। माँ रहने दो, मैं कर लूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने चलती हूँ। रजनी, शाम को मुंह दिखाई का रस्म होने वाला है। कुछ मेहमान भी आने वाले हैं, तो तुम अपनी भाभी को तैयार होने में मदद कर देना। अरे माँ, आप इसकी चिंता मत कीजिए। मैं खुद भी तैयार हो जाऊंगी और भाभी को भी तैयार कर दूंगी। दोनों बात करने के बाद रसोई के काम में लग गई। इधर रजनी कोई भी काम नहीं कर रही थी, बस अपने महंगे सामान अपनी भाभी को दिखाकर अपनी तारीफ करवा रही थी। अब रेखा और उसकी माँ काम खत्म करके जैसे ही अपनी बहू के रूम में पहुँचती है, तब उन्होंने देखा दोनों बातों में लगी है। यह देखकर रजनी की माँ बोली, हम यहाँ काम खत्म करके आ गए, लेकिन तेरी बात खत्म नहीं हुई। रजनी एक काम बोल कर गई थी, वो भी तुझसे नहीं हुआ। अरे माँ, कितना टाइम लगेगा? पूछो भाभी से, मैंने सारे सामान कितने अच्छे से अरेंज करवा दिया। वैसे भी मेरे अलावा किसे पता है कौन सा सामान कहाँ रखते हैं। देखना माँ, मैं भाभी को ऐसा तैयार करूंगी कि मेहमान देखते ही रह जाएंगे। अच्छा ठीक है, अब बातें कम और जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मेहमान आने ही वाले हैं। इतना बोलकर सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। थोड़ी ही देर में रजनी अपनी भाभी को बहुत अच्छे से तैयार कर देती है। आशुतोष भी वहाँ तैयार होकर आ गया। आशुतोष को देखकर रजनी अपने भाई से बोली, देखो भैया, मैंने भाभी को कैसे सजाया है। कैसी लग रही है भाभी? बहुत अच्छी लग रही है। अपनी तारीफ सुनने के बाद रजनी बहुत खुश हो गई। अब एक एक करके सभी घर वाले मुंह दिखाई का गिफ्ट स्नेहा को देते हैं। अब दोनों ननदों की बारी आती है। तब रजनी एक सुंदर सा सोने का जेवर गिफ्ट करती है। ये लो भाभी, सबसे महंगा गिफ्ट मेरी तरफ से है। रजनी दीदी, ये तो बहुत सुंदर डिजाइन है और बहुत वजनदार भी है। काफी महंगा लगता है। हाँ, पूरे 50,000 का है। स्पेशली आपके लिए बनवाई है। क्या 50,000? इतना महंगा गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी? कैसे जरूरत नहीं थी? आप मेरी इकलौती भाभी है, तो आपको कोई मामूली सा गिफ्ट कैसे देती। धन्यवाद रजनी दीदी, आप कितनी अच्छी हैं। रजनी का गिफ्ट देखकर रेखा को गिफ्ट देने में शर्म आ रही थी। उसकी माँ को सब समझ आ रहा था, इसलिए वो अपनी बेटी को उदास देखकर बोली, अरे रेखा, तुझे अपनी भाभी को गिफ्ट नहीं देना है क्या? नहीं माँ, देना है ना। तो इंतजार किस बात की है? जल्दी दे, मेहमान भी आने वाले हैं। रेखा अपना गिफ्ट छुपा कर रखी थी, लेकिन माँ के बोलने पर वो गिफ्ट निकालकर अपनी भाभी को दे देती है। जब स्नेहा गिफ्ट खोलकर देखी तो उसमें एक अच्छी सी साड़ी थी, लेकिन स्नेहा रजनी की दी हुई गिफ्ट के आगे रेखा की गिफ्ट की वैल्यू नहीं करती। अरे ये कैसी साड़ी है? ना कोई डिजाइन, कलर भी ऐसा लग रहा है जैसे संडे मार्केट की साड़ी हो। खैर, आपको तो ऐसी साड़ी पहनने की आदत होगी, इसलिए आपने मेरे लिए भी ऐसी साड़ी ला दी। ये सारी बात पास खड़ा आशुतोष सुन रहा था। उसे अपनी बहन का अपमान होता देख अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो स्नेहा को डांटते हुए बोला, स्नेहा, दीदी से बात करने का ये क्या तरीका है? अरे कोई बात नहीं आशुतोष, उसे समझ नहीं आया इसलिए ऐसा बोल रही है। इसमें समझना क्या है दीदी? असल में तुम्हारे जीजाजी जयपुर में एक साड़ी की फैक्ट्री में काम करते हैं, वहीं से स्पेशली आपके लिए साड़ी मंगवाई है। वो फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई फैक्ट्री के मालिक नहीं है। फ्री में मालिक ने एक साड़ी दे दी होगी, तो आपने सोचा होगा एक्स्ट्रा पैसे क्या लगाना, यही साड़ी दे देती हूँ। ये सब सुनकर रेखा को बहुत बुरा लगा। वो उदास हो गई। ये देखकर रेखा की माँ बोली, बहू, अपनी बड़ी ननद से बात करने का ये क्या तरीका है? गिफ्ट तो गिफ्ट है ना, चाहे जैसा भी हो। ये सुनकर रजनी बोली, भाभी से ही तो बोल रही है, जो जैसा करेगा वैसा ही बोलेगी ना। तो चुप कर रजनी, तेरी वजह से ही सब हुआ है। तू हर समय रेखा को नीचा क्यों दिखाती है? ये तो तेरी बहन है, फिर तू जानबूझकर ऐसा क्यों करती है? अब मैंने एक सब बोल दिया तो मैं ही गलत हो गई। देख लिया ना भाभी, रेखा सबके सामने बेचारी बन
बनने का नाटक करती है जिससे सब इसकी तारीफ करे। मैं जब इतनी ही बुरी हूँ तो अपने कमरे में चली जाती हूँ। इतना बोलकर रजनी गुस्से में अपने कमरे में चली गई। रेखा दीदी, आपने तो मेरी मुंह दिखाई का रस्म भी खराब कर दिया। तुम शांत हो जाओ बहू, मैं अभी उसे बुला कर लाती हूँ। आप रहने दीजिए मम्मी जी, मैं रजनी दीदी को बुला कर लाती हूँ। इतना बोलकर स्नेहा रजनी को बुलाने चली गई। उसके बाद रेखा सबको समझाकर अपने अपने कामों में लगा देती है। सारे मेहमान भी आ गए थे, इसलिए रेखा सभी मेहमानों को खिलाने पिलाने आदर सत्कार में लग जाती है। वही रेखा महंगे महंगे पोशाक पहनकर बस सभी मेहमानों से अपने अमीर होने का रौब दिखा रही थी। इसी तरह मुंह दिखाई का रस्म पूरा हो गया। अगले दिन रजनी का पति दिवाकर भी एक बड़ी सी गाड़ी में उसे लेने आता है। ये देखकर उसकी भाभी स्नेहा बोली, रजनी दीदी, आप इतनी जल्दी जा रही हैं? जीजा जी, आप तो मेरी मुंह दिखाई में भी नहीं आए थे। आपको तो कम से कम 1-2 दिन रुकना ही चाहिए। तभी उसका पति आशुतोष भी वहाँ आ जाता है और वो भी रजनी के पति को रुकने का आग्रह करता है। सबके जिद करने पे एक दिन के लिए रजनी का पति वहाँ रुक जाता है। स्नेहा भी अपनी छोटी ननद और नंदोई को खुश करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाती है, लेकिन रजनी को तो अपने पैसों का रौब दिखाना था, इसलिए वो बोली, भाभी, खाना तो आपने बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन क्या है ना, ये इतना ज्यादा ऑयली और मसालेदार खाना नहीं खाते हैं, इसलिए मैं इनके लिए स्पेशल सलाद, जूस और कम ऑयली खाना अपने नौकरानी से बनवाती हूँ। कभी इनका मन करता है तो अच्छे रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं। ये सब सुन के स्नेहा थोड़ी उदास हो जाती है, लेकिन रेखा बोली, अरे कभी कभी तो हमें ऐसा खाना भी खाना चाहिए। भाभी ने सच में बहुत अच्छा खाना बनाया है। ये सब सुन के स्नेहा खुश हो जाती है। अब रजनी को देने के लिए कपड़े भी लेना था, इसलिए स्नेहा आशुतोष से बोली, सुनिए जी, कल दीदी जाने वाली है तो उनके लिए कपड़े खरीद लेते हैं। हाँ, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। इतना बोलकर स्नेहा और आशुतोष रजनी के लिए कपड़े खरीदने बाजार चले गए। वहाँ पहुँचकर आशुतोष बोला, एक साड़ी क्यों ले रही हो? जब बाजार आए हैं तो रेखा दीदी के लिए भी एक साड़ी ले लेते हैं। लेकिन अभी तो बस रजनी दीदी जा रही है ना। तो एक साड़ी के लिए दोबारा बाजार आओगी? ये लो पैसे, 2 अच्छी साड़ी ले लो। मुझे एक काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। स्नेहा सोचती है, अगर मैं इन्हें मना करूंगी तो ये मुझे डांटेंगे। इससे अच्छा है मैं बस रजनी दीदी के लिए साड़ी ले लेती हूँ और बाकी पैसे अपने पास रख लूंगी, इन्हें पता भी नहीं चलेगा। यही सब सोचकर वो एक महंगी साड़ी रजनी के लिए लेती है और आशुतोष के पूछने पे झूठ बोल देती है। अगले दिन जब स्नेहा रजनी को साड़ी देती है, तब सभी घर वाले उसके साड़ी की बहुत तारीफ करते हैं। बहुत सुंदर साड़ी है भाभी, आपके लिए है, मैंने स्पेशल आपके लिए ही खरीदा है। ये सुनकर रजनी भी खुश हो जाती है। अब 2 दिन बाद रेखा भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। रेखा का पति तो घर से दूर रहकर काम करता था, इसलिए रेखा अकेले ही ऑटो में जाने वाली होती है। तभी स्नेहा एक कम दाम की साड़ी निकालकर रेखा को दे देती है। साड़ी देखकर रेखा उदास हो जाती है, उसे वो साड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसे उदास देखकर आशुतोष सब समझ गया। दीदी के लिए कैसी साड़ी खरीदी है? मैंने तो तुम्हें अच्छी साड़ी खरीदने के लिए बोला था। ये भी अच्छी साड़ी ही है, जैसा दीदी पहनती है उसे अच्छा साड़ी खरीद कर दे रही हूँ, फिर भी आप बेवजह मुझे डांट रहे हो। दोनों में झगड़ा होते देख रेखा को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो बोलती है, आशुतोष, तुम भाभी को कुछ मत बोलो, मुझे साड़ी बहुत पसंद है। यही बात पहले बोल देती, सब कुछ करने के बाद अच्छा बनने का नाटक करती हैं। इतना बोलकर स्नेहा रोते हुए अपने कमरे में चली गई। स्नेहा की बात सुनकर रेखा को बहुत बुरा लगा। मुझे माफ कर दो दीदी, स्नेहा की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। पता नहीं उसे क्या हो गया है, आपके साथ गलत व्यवहार क्यों करती है। अरे तुम इतना मत सोचा करो, कभी कभी परिवार में ऐसा हो जाता है। वो सब ठीक है, लेकिन आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? कुछ दिन और रुक जाओ ना। नहीं रुक सकती आशुतोष, तुम्हें तो पता है बच्चे घर में अकेले हैं, एग्जाम की वजह से उनको भी लेकर नहीं आए। कोई बात नहीं, अभी नहीं रोकूंगा, लेकिन बच्चों के एग्जाम के बाद उन्हें लेकर जरूर आना। हाँ हाँ जरूर लाऊंगी। इतना बोलकर रेखा भी अपनी माँ से मिलकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद आशुतोष स्नेहा को बहुत समझाता है कि वो आगे से ऐसी गलती ना करे, लेकिन स्नेहा की आंखों पे तो अमीरी गरीबी का चश्मा लगा था, वो कहाँ सुधरने वाली थी। कुछ समय बाद रेखा का पति सूरज घर आता है। वो रेखा से उसके भाई भाभी से मिलने की बात करता है। देखो ना रेखा, मैं शादी में नहीं था, इसलिए तुम्हारे भाई और भाभी से मिल नहीं पाया। मैं सोच रहा हूँ तुम दोनों को खाने पर यहीं बुला लो, हमारा घर भी घूम लेंगे और मिलना भी हो जाएगा। लेकिन रेखा अपनी भाभी का स्वभाव जान गई थी। उसे डर था कि यहाँ आकर वो उसके घर का और उसकी गरीबी का कहीं मजाक न बना दे, इसलिए वो कोई न कोई बहाना बनाकर बात को टालने की कोशिश करती है। लेकिन पति की जिद के आगे वो दोनों को घर पर बुला ही लेती है। कैसी है आप स्नेहा? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी,
लेकिन मैं आपसे नाराज हूँ। आपका एक ही साला तो है, आपको शादी में जरूर आना चाहिए था। आना तो मैं भी चाहता था, लेकिन एक जरूरी काम की वजह से रुकना पड़ा। अरे जीजा जी, ऐसा क्यों नहीं कहते कि मालिक छुट्टी के पैसे काट लेता। अगर पैसे नहीं थे तो इनसे ले लेते या रजनी दीदी से मांग लेते, उनके पास बहुत पैसा है। ये सब सुन के सूरज को बहुत बुरा लगा, इसलिए आशुतोष अपनी पत्नी को गुस्से में बोला, ये क्या बोले जा रही हो स्नेहा? बड़ों से बात करने का ये क्या तरीका है? अरे तो मैंने क्या गलत बोल दिया? मैं तो बस इनको समझा रही थी। रेखा की तरह उसका पति सूरज भी बहुत अच्छा इंसान था, इसलिए उसने सोचा घर आए मेहमान को कोई तकलीफ ना हो जाए, इसलिए उसने आशुतोष से बोला, अरे साले साहब, मुझे बुरा नहीं लगा, भाभी मजाक कर रही है, इसलिए आप इन्हें कुछ मत बोलो। लेकिन आशुतोष सारी बातें समझ जाता है, इसलिए अपने जीजाजी की बात मानकर चुप हो गया। तभी स्नेहा की नजर घर की दीवारों पे जाती है, इसलिए फिर से स्नेहा बिना कुछ सोचे बोल पड़ती है, रेखा दीदी, आपका घर तो बहुत पुराना लग रहा है। देखिए कैसे दीवारों की पेंट निकल रही है। यह सुनकर आशुतोष उसकी तरफ गुस्से से देखता है। आशुतोष का गुस्सा देखकर स्नेहा भी चुप हो जाती है। सब वहाँ से जाने ही वाले थे, तभी सूरज एक अच्छी सी साड़ी स्नेहा को देता है। ये सब देखकर आशुतोष बोला, इसकी क्या जरूरत थी जीजाजी? अरे भाभी पहली बार हमारे घर आई है, इतना तो बनता है, इनके लिए स्पेशल साड़ी मंगवाई थी। इतना बोलकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। घर पहुँचकर आशुतोष स्नेहा को बहुत डांटता है, तुम्हें बार बार क्या हो जाता है? तुम अमीर और गरीब में क्यों भेदभाव करती हो? तुम्हें दूसरे की भावनाओं की कोई कदर नहीं है। दोनों को लड़ते देख आशुतोष की माँ भी वहाँ आ जाती है। अरे दोनों को क्या हो गया, आते ही लड़ने लगे। देखो ना माँ, कितनी बार मैंने इसे समझाया है कि मेरी दोनों बहन मेरे लिए बराबर हैं, उसके साथ भेदभाव ना करे। आज तो इसने हद कर दी, जीजा जी के सामने ही उनकी बुराई करने लगी। बहू, ये ठीक नहीं किया तूने। तू रेखा को इतना नीचा क्यों दिखाती है? याद रखना, एक दिन वही तुम्हारे काम आएगी। अरे मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो दोनों माँ बेटे मिलकर मुझे सुना रहे हो? मैंने वही बोला जो सच था। इतना बोलकर स्नेहा गुस्से में अपने कमरे में चली गई। देखा माँ, इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बेटा, तू भी इसे कुछ मत बोल। इसे जब खुद ठोकर लगेगी तभी इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। आशुतोष भी अपनी माँ की बात समझकर अब उसे कुछ नहीं बोलता। इसी तरह समय बीतने लगा। कुछ समय बाद रजनी के घर से एक पार्टी का निमंत्रण आता है। यह सुनकर स्नेहा बहुत खुश थी। अब पार्टी के दिन आशुतोष अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचता है। वहां पहुंचते ही शानदार अरेंजमेंट देखकर स्नेहा बोलती है, इसे कहते हैं घर। देखो कितना सुंदर है। अरे माँ, आप लोग आ गए। हाँ रजनी दीदी, आपके घर की पार्टी हो और हम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? तभी वहाँ रेखा भी अपने पति के साथ आ जाती है। रेखा को देखकर स्नेहा बोली, अरे दीदी, आप भी आई हो, ये तो बहुत खुशी की बात है। आपके भी भाग्य खुल गए जो रजनी दीदी जैसी बहन मिली। इतनी शानदार पार्टी में भी आपको बुलाया है, वरना आप कहाँ ऐसी पार्टी में गई होगी। ये बात सुनकर रेखा की आंखों में आंसू भर गया और उसके पति को भी बहुत बुरा लगा। इसमें भाभी की क्या गलती है? अब जैसी दीदी की हैसियत है वैसी ही भाभी ने बताया है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? रेखा चुपचाप सबकी बातें सुनती है और जल्दी जल्दी खाना खाकर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ समय बीत गए। एक दिन स्नेहा घर में अकेली थी। उसकी सास किसी काम से बाहर गई थी और आशुतोष ऑफिस गया था। स्नेहा कपड़े डालने छत पर जा रही थी, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। ज्यादा चोट लगने के कारण वो उठ नहीं पा रही थी। किसी तरह वो अपने पति को फोन करती है, लेकिन मीटिंग में होने के कारण वो फोन नहीं उठाता। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किसको फोन करे, इसलिए वो रजनी को फोन करती है। उसे भरोसा था कि उसके गिरने की खबर सुनकर रजनी जरूर आएगी, लेकिन जब कॉल करके स्नेहा सारी बात बताती है तब रजनी आने से मना कर देती है। भाभी, मैं तो अभी किटी पार्टी में अपने दोस्तों के साथ आई हूँ, अभी इतनी जल्दी आना तो संभव नहीं है। मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। इतना बोलकर वो फोन रख देती है। स्नेहा को दुख तो बहुत होता है, लेकिन उसे फिलहाल दर्द हो रही थी, इसलिए थक हार कर वो रेखा को फोन करती है और रोते हुए सारी बात बता देती है। आप घबराइए नहीं भाभी, आप जैसे हो वैसे ही रहो, मैं अभी आती हूँ। रेखा किसी तरह स्नेहा को हॉस्पिटल में भर्ती करवाती है। उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर उसे बेड रेस्ट करने की सलाह देता है। रेखा मायके में ही रहकर कुछ दिन तक उसका
उसका ध्यान रखती है। यह देखकर स्नेहा को अपनी गलती का एहसास होता है। उसके बाद रजनी भी एक दिन अपनी भाभी से मिलने आती है। स्नेहा को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो रजनी को भी कुछ नहीं बोलती और रेखा से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो दीदी, आप इतनी अच्छी हैं और मैंने आपके साथ इतना गलत किया, हर जगह आपकी बेइज्जती की और आज आपके कारण ही मैं जिंदा हूँ। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। रेखा भी अपनी भाभी को माफ कर देती है। उसके बाद स्नेहा कभी रेखा को नीचा नहीं दिखाती। दोनों भाभी ननद का प्यार देखकर रजनी को भी सबक मिलता है और आशुतोष के साथ उसका पूरा परिवार बहुत खुश होता है। अब रजनी भी कभी किसी को अपने पैसे का रौब नहीं दिखाती और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।